सेक्शन 18 बताता है, मान लो अनसर्टेनिटी है, सर्टन नहीं है कि भाई किस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में मेरी प्रॉपर्टी है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ये सेक्शन 18 बताता है। व्हेन देयर इज अनसर्टेनिटी, सॉरी, व्हेन देयर इज अनसर्टेन लिमिट्स। अब क्यों अनसर्टेन लिमिट्स? क्या पता कोई नया डिस्ट्रिक्ट बन गया, या फ्लड आ गया, या रिवर का कोर्स चेंज हो गया, तो नया एरिया ही बन गया, कुछ नया एरिया बन गया। अब एरिया नया बन गया तो उस एरिया में मेरी प्रॉपर्टी मान लो, मुझे पता ही नहीं है कि भाई किस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में फॉल करती है, अनसर्टिनिटी है। तो सब सेक्शन 1 बताता है ये अगर पता नहीं है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में पड़ेगी, तो जिस एरिया की कोर्ट में अनसर्टिनिटी है, मान लो कोर्ट ए और कोर्ट बी, मुझे पता अनसर्टिनिटी, कन्फ्यूजन है कि किस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में मेरी प्रॉपर्टी, किस कोर्ट में मुझे सूट फाइल करना चाहिए। तो उस सिचुएशन में अगर अनसर्टिनिटी है कि दोनों में से कोई किस कोर्ट में केस फाइल करना है, तो किसी भी कोर्ट में सूट फाइल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट कोर्ट इज सेटिस्फाइड कि भाई कन्फ्यूजन है। ठीक है, कोर्ट को भाई सेटिस्फाई करना है कि कन्फ्यूजन है, अनसर्टिनिटी है, पता नहीं लग रहा कि कौन सी कोर्ट में केस फाइल करना चाहिए। इफ देयर इज नो अनसर्टिनिटी एज टू जुरिस्डिक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेक्शन 18 अगर अनसर्टिनिटी नहीं, अगर क्लियर है कि भाई 30 जारी में ही करना है, रोहिणी में ही करना है, रोहिणी कोर्ट में, तो कोई सेक्शन 18 की एप्लीकेशन नहीं है। अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है कि अनसर्टिनिटी है, तो फिर कोर्ट लिख देगी, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी कि अनसर्टिनिटी थी, और मुझे लगता है कोर्ट क्या लिख रही है कि अनसर्टिनिटी थी और मुझे लग रहा है कि भाई मेरे कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में है ये प्रॉपर्टी, तो मैं ही केस ट्राई करूँगी। कोर्ट लिख रही है ये, एंड उसके सूट इंस्टीट्यूट करेगा, तो फिर सूट चलेगा जैसे नॉर्मल सूट चलता है। ठीक है, और डिक्री का भी वही इफेक्ट होगा जैसे नॉर्मल डिक्री होती है, मतलब खत्म कहानी। कोर्ट को लग रहा था अनसर्टिनिटी है, पहले तो प्लेंटिफ को लगा अनसर्टिनिटी है, उसने सूट फाइल कर दिया, फिर कोर्ट को भी लगता है हाँ ठीक थी अनसर्टिनिटी, तो कोर्ट लिख देगी कि हाँ मुझे लगता है अनसर्टिनिटी है, फिर जो डिक्री आएगी वो एक नॉर्मल डिक्री की तरह होगी। सब सेक्शन 2 बताता है। अब अगर हारी हुई पार्टी अपील में चली जाती है और ट्रायल कोर्ट ने वो स्टेटमेंट नहीं लिखी थी कि भाई अनसर्टिनिटी मुझे लगता है, ट्रायल कोर्ट ने वो नहीं लिखा था, और हारी हुई पार्टी ऑब्जेक्शन रेज करती है अपील में ये कि ट्रायल कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी, तो अपीलेबल कोर्ट ऑब्जेक्शन को अलाउ नहीं करेगा अनलेस अपीलेट कोर्ट को लगता है कि भाई कोई अनसर्टिनिटी तो थी नहीं एंड अन्याय हो गया। ठीक है, फिर से बताता हूँ, अगर तुम्हें कन्फ्यूजन है, हिंदी में बता रहा हूँ एक साथ सब कुछ जो लिखा हुआ है, अगर तुम्हें कन्फ्यूजन है कि तुम्हें कोर्ट ए में सूट फाइल करना है कि कोर्ट बी में सूट फाइल करना है, तो उस सिचुएशन में सेक्शन 18 पिक्चर में आता है। अब तुमने सूट जो है वो कोर्ट ए में फाइल कर दिया, तुम्हें लग रहा था कि भाई कोर्ट ए में ही होना चाहिए, कन्फ्यूजन थी, पर तुमने ए कोर्ट में सूट फाइल कर दिया, और कोर्ट भी सेटिस्फाई हो गई कि हाँ मेरी ही कोर्ट में केस बनता है। कोर्ट ने स्टेटमेंट लिख दी, ये इंपॉर्टेंट है, कोर्ट ने स्टेटमेंट लिख दी। ठीक है, कोर्ट ने स्टेटमेंट लिख दी कि भाई मुझे लगता है, एक मिनट, कि अनसर्टिनिटी है। अब इस सिचुएशन में जो डिग्री पास होगी वो एक नॉर्मल डिग्री की तरह होगी, पर अगर कोर्ट ने ये स्टेटमेंट नहीं लिखी, कोर्ट ने स्टेटमेंट नहीं लिखी, तो भी डिग्री नॉर्मल डिग्री होगी, पर डिफेंडेंट जो है वो अपील में चले जाता है और वो कहता है कि कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी। अब कोर्ट उसकी इस बात पे उसकी अपील नहीं सुनेगी अनलेस कोर्ट को लगता है कि अनसर्टिनिटी तो थी ही नहीं, प्लस अन्याय हो गया है इस चक्कर में, तो फिर कोर्ट उसका ये ऑब्जेक्शन, उसकी जो जो डिफेंडेंट है उसकी अपील सुन लेगी। अब जो अपील या रिवीजन में गया है वो प्रूव करेगा कि फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है, अन्याय हुआ मेरे साथ। अब सेक्शन 19 जो है वो बात करता है मूवेबल प्रॉपर्टी की और पर्सन की। 16, 17, 18 किसकी बात करते थे? इमूवेबल प्रॉपर्टी की। ये बात करता है मूवेबल प्रॉपर्टी की या पर्सन की, मतलब तुमने किसी की गाड़ी तोड़ दी, अब उसे कंपनसेशन लेना है तुमसे,
या तुमने किसी के अगेंस्ट डिफेमेशन कर दी, तुम्हें अब वो तुमसे कंपनसेशन मांग रहा है, तुमने किसी को पीट दिया, अब वो तुमसे कंपनसेशन मांग रहा है। तो इन सिचुएशंस में गाड़ी क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। डिफेमेशन किसी पर्सन के अगेंस्ट है तो 19 अप्लाई होगा, सिंपल सी बात है। 19 में क्या लिखोगे, कंपनसेशन फॉर रॉन्ग्स टू पर्सन, एक रॉन्ग टू पर्सन, इसका एग्जांपल सबसे बढ़िया है डिफेमेशन, ठीक है। मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए तुम कंपनसेशन मांग रहे हो, उसके लिए एग्जांपल क्या है, किसी की गाड़ी तोड़ दी, ठीक है, किसी का गाड़ी तोड़ दी, मोबाइल तोड़ दिया और तुमसे कंपनसेशन मांगा जाता है। अब एक डाउट क्लियर कर देता हूँ, साथ में तुम क्रिमिनल केस भी फाइल कर सकते हो और सिविल सूट भी फाइल कर सकते हो। तुम्हारा किसी ने फ़ोन तोड़ दिया, कौन सा ऑफेंस है ये, मिसचीफ, प्लस तुम सिविल सूट भी फाइल कर सकते हो। जुरिस्डिक्शन का जो मैटर है वो सेक्शन 19 से गवर्न होगा, तुम सिविल सूट भी डाल सकते हो साइमल्टेनियसली। चाहे डिसोनर का केस है, सिविल सूट भी डाल सकते हो रिकवरी का, और 138 में क्रिमिनल केस भी फाइल कर सकते हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले एग्जांपल ही देख लेते हैं, समझ आ जाएगा आसानी से। ए रिजाइडिंग इन डी, सॉरी, ए रिजाइडिंग इन दिल्ली बीट्स बी इन कैलकाटा। तो ए ने बी को पीटा, ए ने बी को पीटा, मतलब ए डिफेंडेंट है और बी प्लेंटिफ है। अब हमने देखा था पिछली वीडियो में कि प्लेंटिफ इज द डोमिनेंस लिटस। तो प्लेंटिफ की मर्जी है, या तो जहाँ पे डिफेंडेंट रहता है वहाँ पे सूट डाल देगा, या जहाँ पे उसे पीटा गया है वहाँ पे सूट डाल देगा। ए रिजाइडिंग इन दिल्ली बीट्स बी इन कैलकाटा, दिल्ली में रहता है डिफेंडेंट, कैलकाटा में पीटा उसने। तो अब ए जो है, सॉरी, अब बी जो है वो या तो दिल्ली में सूट फाइल कर सकता है या कैलकाटा में। सिमिलरली अगला इलस्ट्रेशन में, ए दिल्ली में रहता है, उसने बी के अगेंस्ट डिफेमेटरी स्टेटमेंट पब्लिश करी कैलकाटा में। तो अब या तो बी में आइदर सू ए इन कैलकाटा, क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन कहाँ पे अरेज हुआ है, कैलकाटा में, या फिर दिल्ली में क्योंकि वो वहाँ पे रहता है। अब पढ़ते सेक्शन, वेयर सूट इज फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग डन टू पर्सन और मूवेबल प्रॉपर्टी। किसी को मारना पीटना, कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू पर्सन आ गया। टू मूवेबल प्रॉपर्टी, फ़ोन तोड़ दिया, प्रॉपर्टी पे स्क्रैच मार दिया, ठीक है, प्रॉपर्टी लेके भाग गए। इफ द रॉन्ग वॉज डन विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ वन कोर्ट एंड द डिफेंडेंट रिसाइड्स और कैरीज ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क्स फॉर गेन विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ अनदर कोर्ट। बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर ए रहता भी दिल्ली में ही है और उसने बी को पीटा भी दिल्ली में ही है, तो दिल्ली की कोर्ट की जुरिस्डिक्शन लगेगी, है ना। ये सिचुएशन तब आ रही होती है कि वो रहता कहीं और है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, तो ये जो गलत काम करा उसने, या तो पर्सन के अगेंस्ट या प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, ये कहीं एक जगह पे करा है और वो रहता है या काम करता है किसी और जगह पे, तो फिर प्लेंटिफ जो है वो अपने हिसाब से कहीं पे भी सूट डाल सकता है, क्योंकि प्लेंटिफ इज द डोमिनेंस लिटस। अब देखते हैं सर ने क्या लिखा है नोट्स में। सेक्शन 90, सूट इज फॉर कंपनसेशन ऑफ रॉन्ग अगेंस्ट पर्सन और मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब डिफेमेशन होगा एग्जाम्पल, ठीक है, या किसी की गाड़ी तोड़ दी, यही लिखवा रखा है सर ने भी। अब कॉज ऑफ एक्शन हुआ या फिर रॉन्ग हुआ पटना में, और डिफेंडेंट रहता है या काम करता है भोपाल में, तो प्लेंटिफ दोनों में से किसी भी जगह पे सूट फाइल कर सकता है। इन केस ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एंड पर्सन, प्लेंटिफ हैज टू ऑप्शंस, ठीक है। हमेशा टू ऑप्शन नहीं होंगे, पर टू ऑप्शंस हो सकते हैं। कब टू ऑप्शन नहीं होंगे, अगर एक ही जगह पे कॉज ऑफ एक्शन राइज हुआ है और उसी जगह पे वो रहता है, काम करता है डिफेंडेंट। रॉन्ग हेयर मीन्स एक्शनेबल रॉन्ग, रॉन्ग का मतलब है एक्शनेबल रॉन्ग, जिसके लिए एक्शन लिया जा सकता है कोर्ट में जाके। ऐसा कुछ होना चाहिए जिसके लिए एक्शन लिया जा सकता है, समझ गए ना, सिंपल सी बात है। मतलब समझने के लिए बता रहा हूँ कि भाई कुछ गलत काम होना चाहिए, कोई अगर समझने के लिए वर्ड गलत बोल रहा हूँ, अपराध उसने अगर कुछ करा है ना, तभी वो रॉन्ग में काउंट होगा। ये जो रॉन्ग वर्ड लिखा हुआ है ना सेक्शन 19 में, इसको ऐसे समझ लो। समटाइम्स रॉन्ग कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एक्ट्स, ठीक है, जैसे पहले दिल्ली में कोई कांड करा, फिर हरियाणा में करा, फिर भोपाल में करा। इन सच केस कहीं भी सूट फाइल कर सकते हैं। भाई पहले उसने एक जगह पे कांड करा डिफेंडेंट ने, फिर दूसरी जगह पे करा, फिर तीसरी जगह पे करा, पहले दिल्ली करा, फिर हरियाणा करा, फिर पंजाब करा, फिर हिमाचल प्रदेश करा, तो ऐसी सिचुएशन में कहीं भी सूट फाइल कर सकते हैं। रिजाइड का क्या मतलब है, रिजाइड मतलब जहाँ डिफेंडेंट प्रेजेंटली रहता है, जहाँ इस टाइम वो रहता है। क्वेश्चन,
ए पब्लिशेज द न्यूज़पेपर इन विच बी वॉज डिफेम्ड, द पेपर सर्कुलेट्स इन 10 cities, वेयर कैन सूट बी पुट अप। तो किसी भी 10 में से किसी भी एक जगह पे, एट एनी प्लेस वेयर इट वॉज पब्लिश्ड 10 सिटी में से किसी भी सिटी में, ठीक है। जो जो लिखा हुआ है वो मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है राइटिंग समझ ना आ रही है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सब कुछ। अब आते हैं सेक्शन 20 में, उससे पहले हम बिरेट में देख लेते हैं।